हेलो क्लास, वेलकम। कल हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के बारे में कि इलेक्शन क्यों होने ज़रूरी हैं, क्या इलेक्शन मतलब किस लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन की वजह से हमें चॉइस मिलती है, हम डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कर पाते हैं, हम जो अपनी डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इससे हमें पार्टिसिपेशन मिलता है ना। एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने की कौन सी टेक्निक्स हैं, वो हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों के पास चॉइस ही ना हो। फर्स्ट एवरीवन, हर किसी के पास जो है एक वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि हमारे पास रियल चॉइसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चॉइस ही नहीं है कि एक ही बंदा खड़ा हुआ है, उसी को इलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तो चाहे आप इलेक्ट करो ना करो वही जीत जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कई चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने पूछा था कि इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो मैंने आपको बोला था ये आपको रीड करना है। तो अभी आपने रीड किया होगा तो इसकी अच्छी समरी आपको समझ आएगी कि क्या मैं बोल रही थी। इलेक्शन आर thus all about political competition. This competition takes various form. The most obvious form is competition among political party. जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब ही कंपटीशन है, मतलब एक को हराना है और एक को जीतना है। बेसिकली ये एक कंपटीशन ही है ना। The most obvious form is the competition among political party. It at the constituency level, it takes forms of competition among the several candidates. जो constituency level होता है, constituency level पे बहुत सारे candidates के बीच में ये एक competition होता है, बहुत सारे candidates के बीच में competition होता है। If there is no competition, election will become pointless. अगर कोई competition ही नहीं है तो election का करवाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना एक अच्छी बात है? क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैज मेनी डीमेरिट। जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है उसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, उसके मतलब कुछ उसके गलत प्रभाव है। ठीक है, जैसे कि इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकैलिटी। क्योंकि हम किसी एक मतलब जो कैंडिडेट है उसको वोट देने के चक्कर में दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, हम उसकी बुराइयां ढूंढते हैं, हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लोग तो इतने ग्रुप बना लेते हैं कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, और आपस में वो दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरह से एक डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, जिसको फैक्शनलिज्म बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्शनलिज्म। कि आप किसी एक इंसान के पीछे आपने ग्रुप बना लिए और उन ग्रुपों में एनिमोसिटी आ गई है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो वो फैक्शनलिज्म कहलाता है। ठीक है, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स इन लोकैलिटी। अच्छा, पार्टी पॉलिटिक्स होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर ऑफन लेवल एलिगेशन अगेंस्ट वन अनदर। जो ये लीडर्स होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो भी, अगर हमें उन्हें हराना है तो जो हराने के लिए लोग कुछ भी मीन्स यूज करते हैं, जैसे उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा देना। कई बार ऐसा भी होता है कि झूठे इल्जाम उनके ऊपर लगा देते हैं कि उनको जेल में डाल दिया है, इसलिए कुछ ऐसा कर दिया। डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं इलेक्शन जीतने का, जैसे कि मशीन ही खराब कर देना या ऐसा कुछ कर देना, या फिर जैसे लोगों को डराना धमकाना, तो ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो जो बार बार इलेक्शन होते हैं उसकी वजह से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी नहीं बन पाती हैं। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं वो भी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती हैं। सम गुड पीपल हु may wish to serve country do not enter this area। जो, क्योंकि देखो जो अच्छे लोग हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे इतना गंद फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है, हमें इतनी मतलब लोगों की हेट्रेड झेलनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो नॉर्मली कोई अच्छा इंसान होता है वो सोचता है मुझे इन सब से दूर ही रहना है। तो अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते और गलत लोग पॉलिटिक्स में भरे ही जाते हैं। तो इस वजह से जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन है वो बिल्कुल गंदा है, बहुत बेकार है इस तरीके से अगर देखा जाए। Our constitution maker were aware of these problems, yet they opted for free competition in election as a way to elect our future leader। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, उन्हें पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने
इसी मेथड को चूज किया। अब इसी मेथड को उन्होंने क्यों चूज किया, अब अगला क्वेश्चन ये है, दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क बेटर इन लॉन्ग रन, क्योंकि ऐसा सिस्टम लंबे समय के लिए सही चलता है। जब क्योंकि हमें क्या बनानी है, हमें डेमोक्रेसी बनानी है ना, तो लोग उसमें सीखेंगे, करेंगे, धीरे धीरे उन्हें समझ आएगा कि ये पार्टी वाले तो ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं, हमें सिर्फ काम देखना चाहिए, जो जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देना चाहिए। धीरे धीरे लोग ये समझने लग जाएंगे, ठीक है। एक लॉन्ग रन में ये चीज़ अच्छी रहती है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो अच्छा रहता है। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. जो अगर हम एक आइडियल दुनिया माने कि ये दुनिया एक आइडियल जगह है, तो उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको पता है कि जो मेरी जनता है उसको क्या चाहिए, और वो उनके दिल में भी अच्छाई ही है, और सिर्फ वो अच्छाई के बलबूते पे ही मतलब उनको सर्व करना चाहते हैं, उनकी एक्चुअली सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मतलब है आइडियल पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। बट ये चीज़ें ऑब्वियस है रियल लाइफ में तो होती नहीं है ना। रियल लाइफ में तो हम क्या देखते हैं कि जो पॉलिटिशियन होता है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, करप्शन करने के लिए पावर को चाहता है, वो जनता की सेवा करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। So political leader all over the world, like all other professional, are motivated by a desire to advance their political career. जो political leaders हैं उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कैसे अपना political career बचाएं, कैसे अपना political career और आगे बढ़ाएं। अगर मैं अभी CM हूँ तो मैं PM कैसे बनूँ, अगर मैं MLA हूँ तो मैं CM कैसे बनूँ, मतलब अपनी अपनी लगी रहती है उनकी, ठीक है। दे मे विश टू सर्व पीपल एज वेल, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। ये जरूर हो सकता है कि उनके दिल में फिर भी ये भावना हो कि मुझे लोगों को सेवा करनी है, लेकिन अकेली इस बात के ऊपर वो जीत नहीं पाते, कि क्योंकि उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे अपनी सीट बचाना, उसमें उनको काफ़ी लड़ना दड़ना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे करप्शन हो जाता है, एक इलेक्शन को जीतने के लिए वो करप्शन करने लग जाते हैं, या ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि उनके दिल में हो कि भाई मुझे देश की सेवा करनी है या लोगों की सेवा करनी है, बट एंटायरली इसी भावना के ऊपर रह के इलेक्शन को जीता नहीं जा सकता। डिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व पीपल, दे मे नॉट know what is required to do so, or their idea may not match what people really want. देखो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वैसे तो उनके दिल में था कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, लेकिन उसे पता ही ना हो कि लोग क्या चाहते हैं। जैसे कि लोगों को चाहिए अच्छी जगह है, अपना अच्छी एजुकेशन, अच्छा रहने सहने को, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड, और दे क्या रहे हैं, कह रहे एक मंदिर बनवा देंगे। तो ऐसे लोगों की इच्छाएं कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हो, ठीक है। आप बोल रहे हो मंदिर बना देंगे, तो वो तो हो कुछ और ही बन रहा है, कुछ और ही चीज़ें चल रही है, जबकि लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है, लोगों को अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको पैसों की ज़रूरत है, इकोनॉमी को चलने की ज़रूरत है, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो हो सकता है कि ये जो इच्छा है, ठीक है, आपके अंदर इच्छा हो सकती है कि मुझे देश को सर्व करना है, लेकिन शायद आपको पता ही नहीं कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सिचुएशन हो सकती है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, तो हमें ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। वन वे इज टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर। एक जो सबसे बढ़िया रास्ता है वो है कि हमें जो हमारे लीडर्स हैं उनके नॉलेज और उनका कैरेक्टर मतलब और निखारना चाहिए और अच्छा कर देना चाहिए। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। देखो एक आइडियल वे तो ये है कि आप हर इंसान को अच्छा बना दो, तो वो अच्छा बनेगा तो वो अच्छी पॉलिसी बनाएगा, है ना। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो रियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए, तो ऐसे टाइम पे हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है उसको तो रिवॉर्ड मिले, जो पब्लिक के लिए काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिले, लेकिन जो पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा है उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। तो इस तरह से अब ये कौन है जो पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड बताएगा कि किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये ऑब्वियसली एक डेमोक्रेसी में जनता ही बता सकती है, पीपल, तो लोग ही बता सकते हैं। और वो कैसे बताएंगे,
ये वो बताएंगे इलेक्शंस के थ्रू। मतलब अगर आपने लोगों की सेवा करी है, आपने अच्छा काम किया है, तो वो आपको दोबारा इलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने अच्छा काम नहीं किया है तो वो आपको इलेक्ट नहीं करेंगे, वो किसी और को इलेक्ट कर देंगे। तो यही बेसिक आइडिया है इलेक्टोरल कंपटीशन के पीछे। तो लॉन्ग रन में इस तरीके से इलेक्शंस जो हैं वो अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गलत कर रहा है जनता फाइनली उसको हटा ही देती है, और जो अच्छा कर रहा है उसको इस्टेब्लिश कर देती है, ठीक है, और अपना टाइम आने पर चेंज भी करती रहती है। They know that if they raise issue that people want to raise, their popularity and the chances of victory will increase in the next election. देखो, जो पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज होते हैं वो जनता की साइड लेने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें इलेक्शंस में जीतना है तो हमें जनता की हेल्प की ज़रूरत होगी। जनता अगर हमें वोट करेगी तभी हम जीतेंगे, है ना। तो इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे जनता प्रभावित हो, जिनसे जनता ज़्यादा प्रभावित हो और उनकी विक्ट्री होनी आसान हो जाए। बट इफ दे अगर वो जीत जाते हैं, जब जनता उन्हें मान लेती है कि हाँ यही काम करेंगे, जीत जाते हैं, अगर और जीतने के बाद अगर वो फेल हो जाते हैं उन सारी बातों पे खरा उतरने में, जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, बाई चांस वो प्रॉमिसेस अगर उनके फुलफिल नहीं होते, वो झूठे प्रॉमिसेस थे, तो क्या होगा, जनता उसे अगले वोट में निकाल देगी, है ना। तो इस तरीके से हम अगर खुद गलती भी करते हैं, किसी गलत इंसान को भी चूज कर देते हैं, तो हम अगली बारी करेक्शन कर सकते हैं, हम उस इंसान को अगली बारी हटा सकते हैं। इस तरीके से ये एक तरह से हमें सेल्फ करेक्शन का भी मौका देती है। So, if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. So, अगर एक पार्टी अगर सिर्फ लालच में ही आके इलेक्शन लड़ रही है कि मुझे सिर्फ जीतना है, तो उसे अपनी बनाए रखने के लिए, अपनी पावर बनाए रखने के लिए भी जबरदस्ती भी लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर लोगों की सेवा नहीं करेगी तो लोग उसे फिर से हटा देंगे, लोग उसे वहां से निकाल देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर एक शॉपकीपर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ठीक, तो आप क्या करते हो, आप दूसरे शॉपकीपर के पास आसानी से जा सकते हो। इसी तरह से हम भी कर सकते हैं। अगर जिसने हमसे प्रॉमिसेस किए थे वो अच्छे से अपने प्रॉमिसेस नहीं निभाता, तो हम उसको छोड़ के दूसरे कैंडिडेट के पास जा सकते हैं। अब हमारा सिस्टम क्या है, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? सिस्टम क्या है इलेक्शंस का? Can we say that Indian elections are democratic? To answer this question, let us look at how elections are held in India. लोक सभा एंड विधानसभा इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 years. जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं। आफ्टर 5 years the term of all elected representative come to an end. हर 5 साल के बाद हर इलेक्टेड बंदे का टर्म खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। 5 साल खत्म होते ही लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है। फिर इलेक्शन किए जाते हैं नई लोकसभा को चुनने के लिए, नई विधानसभा को चुनने के लिए, ठीक है। तो जो ये इलेक्शन होते हैं इसे कहते हैं जनरल इलेक्शन। इन जो देश में इलेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, जो ये विधानसभा और लोकसभा के कैंडिडेट को चुनने के लिए होते हैं। समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर देखो, अगर इलेक्शन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो रहे हैं नई सरकार चुनने के लिए, तो उसको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। लेकिन अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो कोई कैंडिडेट था, वो मर गया या कुछ हो गया या वो करप्शन में पाया गया और हटा दिया गया, ठीक है, तो उसकी सीट को फिल करने के लिए कुछ इलेक्शन किया जाता है, उसको बाय इलेक्शन बोलते हैं, उसको जनरल इलेक्शन नहीं बोलते, ठीक है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या होती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये होती है जो देश है अपना वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, और जो स्टेट्स हैं वो फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है। जैसे जो दिल्ली है, अगर दिल्ली को देखा जाए तो उसको 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है, और मतलब दिल्ली के 7 टुकड़े किए गए हैं लोकसभा के लिए और 70 टुकड़े किए गए हैं जो यहाँ की असेंबली है वहाँ के इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो देश है हमारा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इतने पार्ट में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा, इतनी जनता के ऊपर इतने पार्ट में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल जो हमने पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में 90 MLAs वाला, लोकदल वाला, है ना।
तो मतलब हरियाणा में कितनी सीट्स हैं? 90 सीट्स हैं। 90 सीट्स का मतलब वहाँ पे 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक कैंडिडेट को चुना जाएगा और वो कैंडिडेट आगे मतलब रिप्रेजेंट करेगा लोगों को, ठीक है। तो हमारे देश में यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हम किसी एक इंसान को चूज करते हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की जरूरतों को आगे लेके आएगा। जो लोकसभा में जो चुने जाते हैं, लोकसभा में जो चुने जाते हैं, हम उनको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा में चुन लिए जाते हैं, जो मेंबर होते हैं, बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है। और जो असेंबली इलेक्शन में चुन लिए जाते हैं स्टेट की असेंबली के लिए, उसको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये डिफरेंस आ गया। पार्लियामेंट में जो चुने जाते हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का पार्ट है, राइट, तो इसलिए उनका नाम होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो असेंबली के लिए जो चुन लिए जाते हैं उनका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो ये डिफरेंस है इनके बीच। फिर है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? जैसे कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या आपने नौकरी वगैरह के लिए मतलब सुना होगा कि रिजर्वेशन होती है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए भी रिजर्वेशन होती है। उसमें क्या होता है, जो SC STs होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको मतलब रिजर्वेशन, कुछ सीटें जो होती है वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए रखी जाती है कि ये इतनी सीटें तो इतनी सीटों पर तो सिर्फ जो अपने SC या ST है उनको ही चुना जाएगा। अब ऐसा क्यों किया? अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो इंडिया की सोसाइटी है उसमें छुआछूत, कास्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग जो है वो नीची कास्ट वालों को ऊपर नहीं आने देते, जो निचली कास्ट वाले लोग थे उन्हें तरक्की नहीं करने देते। इसलिए सरकार ने सोचा कि हम अपनी तरफ से ये बात लगा देते हैं कि जो इतने % जनता तो SC ST ही होगी चुनाव में, इतनी परसेंटेज जो चुन के आएंगे लोग, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुन के आएंगे वो अपने ये निचली कास्ट से ही होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से ही होने चाहिए। तो इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाता है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करते हैं उसके लिए भी प्रावधान है। वो क्या प्रावधान है? वो ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा SC ST रहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा SC ST रहते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर देते हैं कि यहाँ से सिर्फ SC ही चुना जाएगा, यहाँ से सिर्फ ST ही चुना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे फिक्स करते हैं कि कितने % SC को चुनना है और कितने % ST को चुनना है? तो जो हमारे देश की जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो उसमें हमें पता लग जाता है कि हमारे देश में SC कितने रहते हैं और ST कितने रहते हैं। तो मान लो हमारे देश में 8% SC रहते हैं, 16% SC रहते हैं, मान लो, ठीक है, 16% SC रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल सीट्स हैं, जो लोकसभा की टोटल सीट है 543, उसका 16% निकालेंगे, 16% निकालेंगे, क्योंकि 16% रहते हैं ना, तो 16% निकालेंगे। तो जितनी सीट निकल के आई है उतनी सीटें हम SCs के लिए रिजर्व कर देंगे। ऐसे ही मान लो हमें पता चला कि ST देश में कितने हैं, 8% ST है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जितनी सीट है ना उसमें से 8% STs को के लिए रिजर्व कर देंगे। तो 543 का 8% निकालेंगे हम, और जितनी भी वो सीट आएंगी वो STs के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो इस तरह से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का चलता है। ये आप रीड करोगे और वोटर लिस्ट भी आप रीड करोगे। फिर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए थैंक यू।